दुनिया के सबसे बड़े न्यूज सेंटर से ये है बीबीसी ग्लोबल इंडिया। नमस्कार, मैं हूं नेहा भटनागर। हर सप्ताह ग्लोबल इंडिया में हम लेकर आते हैं वो खबरें जो जुड़ी हैं आपसे, तो महसूस कीजिए हमारे साथ खबरों की धड़कन। ग्लोबल इंडिया में इस बार अफगानिस्तान में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर जोश, लेकिन चुनौतियां अब भी बरकरार। नेपाल में निजी कंपनियों को पट्टे पर पहाड़ देने की योजना। ग्लोबल इंडिया में इनके अलावा आप देखेंगे ब्रिटेन में विदेशी छात्र पढ़ रहे हैं हिंदी, लेकिन क्यों कम हो रही है उनकी तादाद। स्वागत है आप सबका ग्लोबल इंडिया की ताजा कड़ी में। अफगानिस्तान में अहम राष्ट्रपति चुनाव पर दुनिया भर की नजरें टिकी हैं कि हामिद करजई की जगह कौन लेगा। यूं तो तालिबान के हटने के बाद से ये तीसरा चुनाव है, लेकिन ये पहला मौका होगा जब एक चुना हुआ राष्ट्रपति अगले राष्ट्रपति के लिए कुर्सी खाली करेगा। तालिबान की तमाम धमकियों के बावजूद इस बार चुनाव प्रक्रिया को लेकर लोगों में खासा उत्साह नजर आया। कौन है मुख्य दावेदार और क्या है आगे की चुनौतियां? ये ढोल बाजा किसी मेले या बारात में नहीं बज रहा, ये एक चुनावी सभा का नजारा है। अफगानिस्तान चुनाव में इस बार तालिबान की धमकी और हमलों के बावजूद उत्साह नजर आया। तालिबान का गढ़ माने जाने वाले कंधार तक में लोग बाहर निकलने से नहीं हिचके। उत्साह का कारण भी है। वैसे तो ये तालिबान की सत्ता से हटने के बाद हो रहा अफगानिस्तान का तीसरा राष्ट्रपति चुनाव है, मगर ये उसके बाद पहला चुनाव है जब वहां शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता दूसरे नेता को सौंपी जाएगी। तालिबान की हार के बाद हामिद करजई को राष्ट्रपति नियुक्त कर दिया गया था और उसके बाद वो 2 बार चुनाव जीतकर सत्ता में आए, पर संविधान में तीसरी बार राष्ट्रपति बनने पर रोक के कारण वो इस बार दौड़ में नहीं है। दौड़ में जो 11 उम्मीदवार हैं, उनमें से एक हैं पूर्व वित्त मंत्री अशरफ गनी। उनका दावा है कि वो बातचीत से देश में अमन ला सकते हैं, पर तालिबान बात क्यों करेंगे? वे इसलिए बात करेंगे क्योंकि अब वक्त बदल गया है। अंतर्राष्ट्रीय सेना नहीं है। लोगों को संदेह था, पर हम देश में विदेशी सैनिकों को हटाने में कामयाब रहे। इस चुनाव में बड़े पैमाने पर लोगों ने हिस्सा लिया है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया मजबूत हो रही है। ऐसे में हमें जो जनादेश मिलेगा वो बहुत अलग होगा। चुनावी दौड़ में करजई के पूर्व सहयोगी अब्दुल्ला और ज़ल्मे रसूल भी हैं। ये दोनों लोग विदेश मंत्री रह चुके हैं। वही दौड़ में ऐसे भी उम्मीदवार हैं जिन्हें लगता है कि सत्ता उन मुजाहिदीनों के हाथ में जानी चाहिए जो देश के लिए लड़े। तालिबान के खिलाफ लड़ चुके पूर्व कबायली सरदार अब्दुल रसूल सय्याफ अब एक आध्यात्मिक नेता की तरह प्रवचन देते हैं और उन्हें सुनने आते हैं सोवियत सैनिकों से लड़े हुए पूर्व मुजाहिदीन। हमने बहुत बुरे वक्त में लड़ाई के समय देश को दिशा दी। अगर हम उस हालात में देश संभाल सके तो अभी तो ये 10,000 गुना ज्यादा आसान है। पर क्या ये सचमुच आसान होगा? काबुल में सुबह सुबह ये जवान सरकारी गाड़ियों को देखते हैं और सलाम ठोकते हैं। ठीक पास ही मजदूर खड़े हैं। उनकी निगाह ढूंढती है उन गाड़ियों को जहां से कोई उन्हें काम के लिए बुलाए, मगर काम कम है, निवेश बहुत नहीं हो रहा और ऐसे समय जब विदेशी सेना बाहर निकल रही है, विदेशी सहायता भी कम हो रही है। इस सूरत में लगता यही है कि चुनावी मुकाबला जो भी जीते उसकी लड़ाई खत्म नहीं होगी। बीबीसी रिपोर्ट। और अफगानिस्तान में चुनावी हलचल और बाकी बदलावों का भारत पर क्या असर पड़ सकता है, ये जानने के लिए कुछ वक्त पहले हमने बात की अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार प्रोफेसर गुलशन सचदेवा से और हमने पूछा कि भारत के क्या रणनीतिक हित जुड़े हुए हैं अफगानिस्तान के साथ। देखिए, भारत का जो संबंध है अफगानिस्तान से वो बहुत करीबी है और बहुत पुराने हैं, लेकिन जब तक भारत और पाकिस्तान के संबंध मुश्किल रहेंगे तब तक अफगानिस्तान की महत्ता भारत के लिए हमेशा बनी रहेगी। लेकिन ये सिर्फ भारत पाकिस्तान के संबंधों तक ही सीमित नहीं है। अगर थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी अफगानिस्तान में आती है तो बहुत सी संभावनाएं भारत के बाजार को मध्य एशिया के बाजारों से जोड़ने की बनती है।
उसके लिए अफगानिस्तान के अंदर कुछ स्टेबिलिटी जरूरी है, भारत पाकिस्तान के संबंधों में कुछ बदलाव आना जरूरी है। अगर ये सब हो जाता है तो ये एरिया बहुत ही महत्वपूर्ण भारत के लिए बन सकता है। और इस साल अंतर्राष्ट्रीय सेना वापस चली जाएगी। अफगानिस्तान के सामने कई चुनौतियां भी होंगी। ऐसे में भारत की भूमिका किस तरह से बदलेगी, फिर चाहे आर्थिक मदद की बात हो या फिर रणनीतिक साझेदारी की? अंतर्राष्ट्रीय सेनाएं वहां से निकल जाएंगी और अभी तालिबान अभी तक वो आतंकवादी हमले करते रहे हैं। अब इसके बाद वो कोशिश ये करेंगे कि कुछ वो टेरिटोरियल गेन करें, यानी कि कुछ प्रांतों को, कुछ डिस्ट्रिक्ट को अपने कब्जे में करने की कोशिश करें। उसमें अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो कहां तक वो अपने आप को सक्षम दिखा पाती हैं, कहां तक वो कंट्रोल कर पाती हैं, उसके अंदर उनको बहुत सी ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी, कुछ हथियारों की जरूरत पड़ेगी। उसके अंदर भारत कुछ रोल जरूर अदा करेगा और उसमें एक पूरे इस इलाके में पाकिस्तान को भी ये समझना पड़ेगा कि सभी अगर मिलकर काम करेंगे तभी वहां की स्टेबिलिटी संभव है। अदरवाइज वहां पे अराजकता की जो स्थिति होगी, हिंसा की स्थिति होगी, वो किसी के लिए भी लाभदायक नहीं है। पाकिस्तान के भी जुड़े हुए हैं अफगानिस्तान में। छवि ये भी है कि अफगानिस्तान में भारत के रोल को लेकर पाकिस्तान आशंकित रहता है। तो फिर अब ताजा हालात में पाकिस्तान कहां खड़ा नजर आता है? जिस तरह से भारत ने वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर में, एजुकेशन में और पूरे कैपेसिटी बिल्डिंग के जो पूरा रोल वहां पे भारत ने अदा किया है, उसको अब पाकिस्तान भी मानता है कि भारत की एक बहुत बड़ी भूमिका अफगानिस्तान में बन सकती है। उसको दिक्कत थोड़ी है कि अगर जैसे हमारे समझौते के अंदर ये कहा गया है कि भारत कुछ वहां पे आने वाले सालों में जो कुछ उनकी जो सुरक्षा की जो जरूरतें हैं, उसमें वहां अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस को अगर कुछ ट्रेनिंग वगैरह देते हैं और भारत उसके अंदर सिक्योरिटी में अगर अपना रोल पहले से ज्यादा बनाता है, उसमें पाकिस्तान को दिक्कत है। ये थे अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार गुलशन सचदेवा। ग्लोबल इंडिया में आगे देखिए, डर के साए में बर्मा के मुसलमानों की जिंदगी। लंदन में बीबीसी ब्रॉडकास्टिंग हाउस से आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया। बर्मा यानी म्यांमार में 3 दशक में पहली बार जनगणना हो रही है। किसी की पहचान रोहिंग्या के तौर पर दर्ज नहीं की जा रही है। वहां की सरकार रोहिंग्या मुसलमानों को अप्रवासी मानती है और नागरिकता नहीं देती है। म्यांमार के रखाइन इलाके में चरमपंथी बौद्ध गुटों ने कई बार अल्पसंख्यक रोहिंग्या मुसलमानों को निशाना बनाया है। म्यांमार के राखाइन राज्य के आंग मिंगलार इलाके में मुख्य सड़क, लेकिन हर कोई इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। विदेशियों को परमिट चाहिए। बौद्ध लोग आ जा सकते हैं, पर रोहिंग्या मुसलमानों के लिए इसका इस्तेमाल मना है। अधिकारियों का कहना है कि बाहरी हिस्से में रहने वाले बौद्ध लोगों से मुसलमानों को बचाने के लिए ऐसा किया गया है, लेकिन कंटीले तारों, चेक पॉइंट्स और नाराज पड़ोसियों के कारण आंग मिंगलार रोहिंग्या मुसलमानों के लिए म्यांमार का सबसे बड़ा जेल बन चुका है। माउंग नी 2 साल पहले तक बौद्ध इलाके में एक सफल दर्जी थे। 2012 में हुई हिंसा में उनका व्यवसाय नष्ट हो गया। अब वो एक दोस्त की सिलाई मशीन चलाते हैं। वो बताते हैं कि बौद्ध भीड़ से अपनी जान बचाने के लिए वो वहां से भागे थे। आंग मिंगलार के 4000 मुसलमानों की तरह वो भी अब तक संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें काम मिलने में दिक्कत हो रही है और उनके पास परिवार के लिए भोजन जुटाने तक के पैसे नहीं हैं। माउंग नी का सब कुछ बिक चुका है। हफ्ते में 2 बार रोहिंग्या मुसलमान पुलिस को पैसा देते हैं ताकि वो कड़ी सुरक्षा में उन्हें बाहर ले जाए और कुछ लोग थोड़ा सामान खरीद सकें। हाल ही में बौद्ध संगठनों ने मेडिसिन सॉ फ्रंटियर के दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया था। ये यहाँ सहायता करने वाले सबसे बड़े संगठनों में से था, लेकिन इन पर रोहिंग्या समुदाय की मदद करने का आरोप लगा। अगर ये संस्था अपना काम कर रही होती तो वो यहाँ से जाती क्यों? वो इन बंगालियों और रोहिंग्या के बारे में गलत जानकारी जुटाकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को दे रहे थे, जिससे संघर्ष बढ़ा। आंग मिंगलार में हालात बद से बदतर हो रहे हैं। ये बीमार बच्चा और उसकी बीमार माँ बिस्तर छोड़कर नहीं जा सकते। मैं कुछ नहीं कर सकता, कोई डॉक्टर नहीं है यहाँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर मैं करूँ क्या। सितवे में बौद्धों और मुसलमानों के अलग होने से हिंसा थमी है, लेकिन जैसा अक्सर होता है, ऐसी परिस्थितियों में कमजोर लोग ही सबसे अधिक परेशान होते हैं। बीबीसी रिपोर्ट। और अब बीबीसी ग्लोबल एक्सक्लूसिव राउंड अप, दुनिया की बड़ी खबरों पर बीबीसी की खास नजर।
लिथुआनिया में है बीबीसी संवाददाता जॉनथन बील। क्राइमिया में रूसी कार्रवाई के कारण एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया में चिंताएं बढ़ गईं। ये देश शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ का हिस्सा थे। पश्चिमी शक्तियों का सैनिक गठबंधन नाटो पूर्व सोवियत संघ के सदस्य देशों में सुरक्षा बढ़ा रहा है। साथ ही नाटो ने रूस के साथ सभी नागरिक और सैन्य सहयोग स्थगित कर दिए हैं। चिली में करीब 24 घंटे के अंतराल में 2 जबरदस्त भूकंप आए। पहले भूकंप की तीव्रता 8.2 थी, जबकि दूसरे की 7.6 थी। भूकंप में कम से कम 6 लोग मारे गए, हजारों लोग विस्थापित हो गए। भूकंप के बाद चिली और पेरू में सुनामी की चेतावनी भी जारी की गई। इसके बाद इन इलाकों से लाखों लोगों को हटाया गया था। भूकंप से मची अफरा तफरी का फायदा उठाते हुए स्थानीय जेल से करीब 300 महिला कैदी भी फरार हो गई थी। बाद में कुछ को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। लंदन में है बीबीसी संवाददाता पल्लव घोष, जहां वायु प्रदूषण का स्तर अचानक बहुत बढ़ गया। हालांकि भारत, चीन और दूसरे एशियाई देशों में अक्सर प्रदूषण की खबरें आती रही हैं, लेकिन ब्रिटेन में इस स्थिति की एक और वजह है। ये उत्तरी अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान की धूल और स्थानीय प्रदूषण का मिश्रण है। हजारों मीलों दूर सहारा रेगिस्तान से यहाँ पहुंची धूल गाड़ियों तक पर जमा हो गई। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की वजह से बड़ी संख्या में पर्वतारोही नेपाल जाते हैं। अब सरकार वहां हिमालय की दूर दराज की कई चोटियों को निजी कंपनियों को लीज पर देने की योजना बना रही है। अधिकारी मानते हैं कि नई चोटियों के खुलने से ज्यादा पर्यटक आकर्षित होंगे और नेपाल में ज्यादा पैसे आएंगे। हिमालय की बेमिसाल खूबसूरती, कुछ लोग इसे पूरब का स्विट्जरलैंड कहते हैं। हिमालय की ऊंची चोटियों ने हमेशा से ही पर्वतारोहियों और पर्यटकों को आकर्षित किया है और इससे नेपाल को जबरदस्त फायदा हुआ है। नेपाल को पिछले साल पर्यटन से करीब 35 करोड़ डॉलर की आमदनी हुई थी। विदेश से मिलने वाली आमदनी की बात करें तो केवल अप्रवासी नेपाली नागरिकों से ही इससे ज्यादा आय होती रही है। पर्वतारोहियों और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सरकार नए उपायों पर विचार कर रही है। सरकार ने पर्वतारोहियों के लिए लगने वाली फीस में कटौती की है। साथ ही वो चाहती है कि हिमालय के 300 से अधिक चोटियों में से कुछ को वो पट्टे पर दे दे। यसमा दुईटा कुरा सँगै छ। यसमा तपाईलाई भन्नुपर्दाखेरि एउटा चाहिँ 2 बातें हैं। इस समय पर्वतारोही सिर्फ उन्हीं चोटियों पर जा सकते हैं जो 5500 मीटर से कम है। अब नए प्रस्ताव के बाद वो नई चोटियों पर जा सकेंगे जो 6000 मीटर तक ऊंची हैं। इससे नए टूरिस्ट और पर्वतारोही आएंगे जिन्हें एडवेंचर में रुचि है। हमें कई निवेशकों से प्रस्ताव मिले हैं ऐसे पर्वतों के पास होटल बनाने के। टूर ऑपरेटर और पर्वतारोहियों ने इन प्रस्तावों का स्वागत किया है। अधिकारियों को उम्मीद है कि पर्यटन से अगले 5 साल में 50 करोड़ डॉलर से अधिक राशि की आमदनी होगी। हालांकि महत्वाकांक्षी लक्ष्यों के बावजूद नेपाल के सामने कई मुद्दे हैं, जिनमें से बड़ा मुद्दा आधारभूत सुविधाओं की कमी का है। नेपाल को अपनी खराब सड़कों और वायु सेवा सुरक्षा को भी सुधारने की जरूरत है। नेपाल को कुदरत ने बेहिसाब खूबसूरती से बख्शा है। चुनौती इस बात की है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा पर्यटकों को यहां आकर्षित किया जाए। बीबीसी रिपोर्ट। ग्लोबल इंडिया में आगे देखिए, 7 समंदर पार हिंदी सीखने की चाहत। क्या लगता है आपको जो हमारे मजहबी रहनुमा है, खास तौर से उनका क्या रोल है? क्या वो आवाम को एक सही डायरेक्शन दे पा रहे हैं? देखिए, दे पा रहे हैं कि नहीं ये तो वक्त बताएगा। बहरहाल अभी दिखता नहीं है कुछ। आपको क्या लगता है फारूक, ये जो हमने बात की है कि भाई ये आम इंतखाबात जो है ये सबसे अलग हैं और एक आदमी को प्रोजेक्ट किया जा रहा है एक पार्टी की तरफ से, अच्छा उसकी भूमिका होती है, रोल होता है, वो सदा ये रहा है आप अपने वोट का इस्तेमाल हर तरह से कीजिए। किसी भी एक विशेष पार्टी या एक विशेष उम्मीदवार के लिए कभी भी चर्च में नहीं कहा जाएगा। क्या आप मुतमईन हैं जो हमारे मजहबी रहनुमाओं का जो रोल होना चाहिए था उन इंतखाबात में? देखिए, यहाँ डेमोक्रेसी है और जमहूरियत में हर शख्स, चाहे वो मजहबी रहनुमा है चाहे वो नहीं है, वोट सबका है, वोट सबको देने जाना है। आम इंतखाबात में मजहबी रहनुमाओं का रोल देखिए प्रोग्राम हमारे मसाइल, जुमे की रात 8 बजे, इतवार दोपहर 2:30 बजे, सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। मुझे ये खौफ दे मालिक, मुझी पर है नजर तेरी, बस इतना ही नहीं काफी के सजदा कर लिया मैंने। शाम ढलती है तो होता है दरीचा रोशन,
रोज हम चांद का दीदार किया करते हैं। तुम्हारे पास सफर में कोई मजा न रहा, हर एक मोड़ पे सोचा कि लौट जाएं क्या, हमें लिबास भी सादा पसंद है नखत। आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया, मैं हूं नेहा भटनागर। बेमौसम बर्फबारी, जबरदस्त गर्मी या मूसलाधार बारिश और बाढ़, अक्सर दुनिया के किसी न किसी कोने से ऐसी खबरें आती हैं जिनसे पर्यावरण बदलावों पर सवाल खड़े होते रहते हैं। जलवायु और पर्यावरण बदलाव पर कई सरकारों के मिले जुले पैनल आईपीसीसी ने हाल ही में अब तक की सबसे विस्तृत रिपोर्ट जारी की है। इसके मुताबिक भारत समेत सभी देशों पर पर्यावरण बदलावों का गहरा असर पड़ रहा है और इससे खाने की कमी और बीमारियों का भी खतरा हो सकता है। अमेरिका में पिछले साल इतिहास के सबसे गर्म महीने में खेतों में खड़ी फसल जल गई। ऑस्ट्रेलिया में रिकॉर्ड सूखा पड़ा और पिछले महीने चीन में ऐसी गर्मी पड़ी कि लोगों को राहत पाने के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था करनी पड़ी। हमारे पर्यावरण के साथ क्या हो रहा है, वैज्ञानिक इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसी सिलसिले में दुनिया भर के सैकड़ों अंतर्राष्ट्रीय शोधकर्ता जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से जुड़े आंकड़ों पर विचार के लिए जापान में जुटे। वहां जलवायु परिवर्तन पर अध्ययन के लिए बने संयुक्त राष्ट्र के पैनल आईपीसीसी की नई रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें आने वाली सदी में वैश्विक गर्मी में होने वाले प्रभावों की भविष्यवाणी की गई है। रिपोर्ट कहती है कि एशियाई देशों में जलवायु परिवर्तन के कारण खाद्यान्न और पानी की कमी हो सकती है, जिससे कुपोषण बढ़ेगा। रिपोर्ट में साथ ही कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन के कारण इन देशों में गर्मी से होने वाली मौतों की संख्या बढ़ेगी। इन देशों में भारत और चीन शामिल हैं। हमारे पास ये मानने के कारण है कि दुनिया में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को रोकने के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। इससे जलवायु परिवर्तन बढ़ रहा है और इससे मानव समाज का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में पिछले 100 साल का सबसे भीषण सूखा पड़ा, मगर ऐसी अकेली घटनाओं के लिए जलवायु परिवर्तन को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन आईपीसीसी की रिपोर्ट ये चेतावनी जरूर देती है कि ऐसी घटनाएं अब और हुआ करेंगी और इसका असर खाद्यान्न संकट के रूप में दिखेगा। पर ऐसा नहीं है कि ये रिपोर्ट केवल महाविनाश की भविष्यवाणी करती है। इसे लिखने वालों का कहना है कि कुछ उपायों को अपनाकर इन बदलावों में से कई के अनुकूल बना जा सकता है, जैसे बाढ़ से बचने के उपाय, पारंपरिक फसलों में बदलाव आदि। रिपोर्ट के अनुसार ये उपाय हो सकता है कि महंगे हों, लेकिन फिर भी कुछ नहीं करने से कुछ न कुछ करना बेहतर होगा। बीबीसी रिपोर्ट। और अब नजर डालते हैं तकनीक की दुनिया की खबरों पर क्लिक में। अमेजन ने एक नया टीवी सेट टॉप बॉक्स निकाला है जिसमें इंटरनेट काम करेगा। एप्पल और गूगल से मुकाबले के लिए बनाए गए इस बॉक्स से अमेजन की लाइब्रेरी पर उपलब्ध सामग्रियों के अलावा अन्य ऑन डिमांड सेवाएं टीवी पर देखी जा सकेंगी। साथ ही इस पर गेम भी खेल सकते हैं। अमेजन फायर अमेरिका में $99 में बिक रहा है। यूरोपीय संघ ने सेंटिनल सैटेलाइट को रवाना किया है, जिसके साथ ही पृथ्वी के पर्यवेक्षण के लिए अभी तक के सबसे बड़े प्रोजेक्ट की शुरुआत हो गई। आने वाले समय में और भी उपग्रह भेजे जाएंगे जो पृथ्वी के बारे में जानकारियां जुटाएंगे। प्रोजेक्ट से जलवायु परिवर्तन के बारे में जानकारी मिलने के साथ प्राकृतिक आपदाओं का मुकाबला करने में मदद मिलने की उम्मीद है। माइक्रोसॉफ्ट ने अपने विंडोज फोन के लिए कॉर्टाना नाम का वॉइस कंट्रोल लॉन्च किया है, जिसे एप्पल के सीरी का जवाब माना जा रहा है। माइक्रोसॉफ्ट ने इसका नाम हेलो वीडियो गेम सीरीज के एक कैरेक्टर के नाम पर रखा है और ये उसके अपने सर्च इंजन बिंग से चलेगा। अगले सप्ताह बीबीसी ग्लोबल इंडिया होगा भारत में और हम लेकर आएंगे चुनाव स्पेशल। दुनिया कैसे देख रही है भारत के चुनाव को। फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश। भारत में तो अब कई लोग विदेशी भाषाएं सीखते हैं, लेकिन विदेश में देसी भाषा। ब्रिटेन में कई कॉलेजों में हिंदी पढ़ाई जाती है और इसे सिर्फ भारतीय मूल के लोग ही नहीं सीखते, बल्कि कई देशों के छात्र ब्रिटेन में हिंदी सीख रहे हैं। हालांकि आर्थिक मंदी के कारण ब्रिटेन आकर हिंदी पढ़ने वालों की संख्या अब कम हो रही है। लंदन से बीबीसी संवाददाता अमरीश द्विवेदी की रिपोर्ट। लंदन के सुएस में हिंदी फिल्मी गाना गुनगुनाते ये हैं हिंदी पढ़ने वाले गैर हिंदुस्तानी छात्र। इनमें कोई कनाडा से है तो कोई जर्मनी से। इन छात्रों में एक बात सामान्य है और वो है हिंदी सीखने की ललक और उत्साह।
लेकिन सबसे ऊपर है भारत से इनका लगाव। हिंदी सीखनी चाहती हूँ क्योंकि मैं भारत के बारे में सीखना चाहती हूँ। मैं हिंदी पढ़ती हूँ क्योंकि मुझको हिंदी बहुत पसंद है। हिंदी सिखाने की इस प्रारंभिक कक्षा में शिक्षक बेहद सरल तरीके से छात्रों को भाषा का ज्ञान करवा रहे हैं। इसके लिए कभी हिंदी फिल्मों के गाने दिखाए जाते हैं, और कभी उन्हें लिखे हुए संवाद देकर आपस में बातचीत करने को कहा जाता है। छात्रों को यहाँ न केवल हिंदी बोलना और लिखना सिखाया जाता है, बल्कि ऊंची कक्षा में तो ये हिंदी साहित्य भी पढ़ते हैं और अपने हिंदी ज्ञान का इस्तेमाल कर जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं पढ़ने के बाद बिजनेस करना चाहता हूँ और मुझे लगता है कि हिंदी इसमें बहुत उपयोगी होगा। ब्रिटेन में गैर भारतीय छात्रों को हिंदी बोलते देखना, हिंदी सीखते देखना एक बेहद अच्छा अनुभव है। किसी को प्रेमचंद के उपन्यास पसंद है तो किसी को आमिर खान की फिल्म लगान बेहद पसंद है, लेकिन शिक्षकों के लिए उन्हें इस स्तर तक हिंदी का ज्ञान दिलाना इतना आसान नहीं रहा। हालांकि पहले के मुकाबले ब्रिटेन में हिंदी पढ़ने वाले छात्रों की संख्या घट रही है। सुएस में ये संख्या भले ही 100 के करीब हो, लेकिन कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड जैसे शिक्षा के बड़े केंद्रों में हिंदी पढ़ने वाले लगातार कम हो रहे हैं। ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था एक आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रही है और विश्वविद्यालयों में भी आर्थिक कटौती का जो असर है वो जारी है। इसके फलस्वरूप अवश्य जो स्थिति पहले हुआ करती थी वो नहीं है। हिंदी भाषा पूरे ब्रिटेन में अब स्नातक स्तर पर हिंदी का पाठ्यक्रम, पूरा हिंदी का पाठ्यक्रम नहीं पढ़ाया जाता। ब्रिटेन में हिंदी पढ़ने वाले भले ही कम हो रहे हों, लेकिन जानकारों का मानना है कि भारत में अंतर्राष्ट्रीय कारोबारी हित बढ़ रहे हैं। ऐसे में आने वाले समय में विदेशी छात्रों के बीच हिंदी की मांग बढ़ सकती है। अमरेश द्विवेदी, BBC, लंदन। और जाते जाते आपको सुनवाते हैं एक ऐसे कलाकार का संगीत जो खुद सुन नहीं सकती। स्कॉटलैंड में पैदा हुई एवलिन ग्लेनी बचपन से सुन नहीं सकती थी। वो कंपन से संगीत को महसूस करती हैं। दुनिया भर में अपने ताल वादन के लिए मशहूर एवलिन ग्लेनी ने लंदन में BBC मुख्यालय के बाहर परफॉर्म किया। ग्लोबल इंडिया में इस बार इतना ही। फिलहाल लंदन में BBC ब्रॉडकास्टिंग हाउस से हमारी पूरी टीम को अनुमति दीजिए। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।